जय हिंद, नमस्कार। की प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सटीक जानकारियाँ मिलेगी, उसमें कोई नमक मिर्च मसाला नहीं होगा। सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहली जो खबर है, पेंशन स्लिप, आप पीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पेंशन स्लिप जारी कर दी गई है इस वर्ष के द्वारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेंशन स्लिप है मई 2025 की है। तो आप भी अपने इस स्पर्श अकाउंट को लॉगिन करके अपना जो पेंशन स्लिप है वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितनी पेंशन आने वाली है मई महीने के अंतर्गत। हालांकि इससे पहले भी आपको एक मैसेज मिल गया होगा जिसमें कि मई की जो पेंशन है वहाँ किस तारीख को आएगी, उससे संबंधित मैसेज उनके द्वारा जारी किया गया। दूसरी खबर, 8वें वेतन आयोग लेवल 1 का वेतन 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ लगभग 40% बढ़ सकता है। ये न्यूज़ है और ये 27 मई 2025 की न्यूज़। यहाँ पे आगे बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग ने लगभग 10 साल में वेतन में संशोधित किया है। 6वें वेतन आयोग 2006 और 7वें वेतन आयोग 2016 ने मूल वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की। 6वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 2,750 रुपये से बढ़कर के 7,000 रुपये और 7वें वेतन आयोग के तहत 7,000 से बढ़कर के 18,000 रुपये किया गया था। सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच यहाँ सवाल उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग में उनके वेतन में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है। न्यूज़ के माध्यम से बताया गया कि 8वें भुगतान के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर कई रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.96 हो सकता है। 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 कर्मचारियों को कितनी पेंशन में उसकी वृद्धि होगी, कितना मिलेगा। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लेवल 1 सरकारी कर्मचारियों की प्रति माह लगभग 15,000 रुपये की वेतन वृद्धि उनको मिल सकती है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत टेक होम वेतन में लगभग 40% की वृद्धि है। अभी यहाँ पर ग्रेड कितने हैं, ग्रेड 1 से लेकर के 18 ग्रेड तक भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को। यदि आपका मूल वेतन है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है 18,000 रुपये, तो 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से यह बनता है 34,560 रुपये। 57% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो 34,560 रुपये में यदि 57% महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाता है तो यह बनता है सिर्फ 19,699 रुपये। HRA, परिवहन भत्ता, जो अन्य भत्ते हैं, इनको जोड़ करके आपकी जो सैलरी यहाँ पर बन जाती है लगभग 58,374 रुपये तक मिल सकता है। हालांकि कुछ कटिंग भी होती है जिसमें कि NPS है, CGS है, उसके तहत। तो जो आपका यहाँ पर सैलरी बढ़ोतरी इनके द्वारा बताया गया है कि 40% की वृद्धि हो सकती है। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो एक लेवल के कर्मचारी की सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। नेक्स्ट जो खबर है, AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 घोषित हो गया है। सैनिक स्कूल कक्षा 8, 6वीं और 9वीं जो प्रवेश परीक्षा उसके नतीजे घोषित हो गए हैं। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि NTA का एग्जाम कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर इनके द्वारा 22 मई 2025 को घोषित कर दिया गया है। जिन छात्रों ने कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE 2025 दिया था, वे अपना रिजल्ट exam.nta.ac.in/a/AISSEE पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगली खबर हरियाणा से निकल के आ रही है कि हरियाणा के इन 2 शहरों में बनेंगे सैनिक सदन, फौजियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा के जींद और नारनौल में सैनिक सदन बनेंगे। प्रदेश सरकार ने करीब 6 साल बाद दोनों शहरों में सैनिक सदन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। CM सैनी ने जींद के लिए 9,98,40,000 और नारनौल के लिए 14,78,25,000 रुपये की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में ये सैनिक सदन खुलने से पूर्व सैनिकों को सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेगी। सैनिक सदन में विश्राम गृह, जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय, सामुदायिक हॉल, पॉलीक्लिनिक, ये सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। वहीं कैंटीन व पार्किंग जैसी सुविधाएं भी आपको वहां पर मिलेगी। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, दिव्यांग सैनिकों की पेंशन के मामले अदालतों में लटकाना गलत है, ये कहा है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनिकों के लाभों को चुनौती देने में असंवेदनशील और गैर अनुपालन का रवैया दिखाने के लिए रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हम केंद्र द्वारा अपने पूर्व सैनिकों के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा करते हैं। जस्टिस संजीव
प्रकाश शर्मा और जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल की खंडपीठ ने सशस्त्र बल अन्याधिकरण यानी कि एफटी द्वारा दिव्यांग सिपाही सरवन सिंह के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए यहाँ टिप्पणी की। क्या मामला दिव्यांग लाभों के व्यापक दायरे से जुड़ा था, जिसमें सरकार ने चिकित्सा संबंधी दिव्यांगता पेंशन के 3 स्लैब प्रदान किए थे, जिसमें 50% से कम, 50 से 75 और 76 से 100%। हालांकि सरकार ने शुरू में यह लाभ केवल उन लोगों को दिया था जो अमान्य हो गए थे और उन दिव्यांग पेंशन भोगियों को नहीं जो सेवानिवृत्ति हो चुके थे। लाभ भी केवल 1996 के बाद सेवानिवृत्ति होने वालों तक ही सीमित थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिव्यांग पेंशन भोगियों को इस प्रकार के लाभ मिलेंगे चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या डेट, सेवा मुक्ति का प्रकार कुछ भी हो और बकाया राशि पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दिव्यांग पेंशन के विभिन्न पहलुओं पर कानून के अच्छी तरह से स्थापित होने, सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बावजूद रक्षा मंत्रालय ऐसे लाभों को अदालतों में चुनौती देना जारी रखे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय पेंशन युद्ध में घायल होने पर पेंशन या किसी सैनिक या सैनिक की विधवा को एएफटी द्वारा दिए जाने वाले किसी अन्य वित्तीय लाभ के अन्य मामलों में भी हजारों याचिकाएं दायर कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों के खिलाफ दायर मामलों में 15,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने HIV से पीड़ित एक सैनिक को 50 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया था, जिसे सेना द्वारा पेंशन देने से मना कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, चाहे सेना के अधिकारी हो, उनको फटकार लगाई है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है और साथ में विकलांगता पेंशन के बारे में कहा है कि चाहे 1996 के बाद वाले रिटायरों को वहाँ लाभ दिया गया हो, लेकिन उसका लाभ जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो लेटर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स एंड वेलफेयर के द्वारा 14 मई 2025 को लेटर जारी किया गया है। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ सभी को लेटर की कॉपी भेज दी गई है। इसका जो सब्जेक्ट है इन्हेंसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन रीचिंग द DNS अलाउंस रेट्स और टू 50% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ 7th CPC रिगार्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी DNS अलाउंस का जो दायरा है 50% से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो ग्रेजुएटी है उसकी लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी गई। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि DNS अलाउंस जब भी 50% से ऊपर जाता है तो 25% यहाँ पर ग्रेजुएटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो इनके द्वारा तीसरा नंबर पॉइंट बताया गया है जिसमें बताया गया है कि व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12/3/2024 के जो कार्यालय लेटर नंबर का यहाँ पर जिक्र किया गया है उसके माध्यम से 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 45% से बढ़कर के 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। और चौथा नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर बताया गया है कि तदनुसार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णय के अनुसार सभी प्रकार की ग्रेजुएटी की अंतिम सीमा 1/1/2024 से 25% बढ़कर के 20 लाख रुपये से बढ़कर के 25 लाख रुपये हो गई है और यहाँ इफ़ेक्टिव होगा 1/1/2024। इससे संबंध में यह लेटर जो कि अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, यानी कि ग्रेजुएटी यहाँ पर जो आपकी पहले 20 लाख रुपए मिलती थी वहाँ बढ़कर के 25 लाख रुपए हो गई है और यहाँ इफेक्ट होगा या इफेक्टिव होगा 1/1/2024 से। ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है और ये है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स के द्वारा 21 मई 2025 को जारी किया गया था। ECHS लखनऊ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं और यहाँ पर ECHS के जो भी बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो ECHS कार्ड होल्डर हो या उनके डिपेंडेंट हो, जिनके पास भी कार्ड है, जिनके पास रेफर लेटर है, वहाँ एम्स रायबरेली में अपना इलाज करा सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके संबंध में लेटर एम्स जो रायबरेली है उनके द्वारा जारी किया गया है कि जो भी ECHS के बेनिफिशरीज हैं, कार्ड होल्डर हैं, वहाँ रेफरल लेटर के माध्यम से अपना इलाज एम्स रायबरेली के अंतर्गत कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ सुविधा लागू कर दी गई है।